नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना। आज है 2 जुलाई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। रोज डेली इस सेशन के थ्रू हम इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स एंड करंट इवेंट्स इन एमपी को कवर करते हैं, जहां पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कवर की जाती हैं और आपकी जर्नल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे चीजें कवर की जाती हैं। ये करंट अफेयर का सेशन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, बिकॉज कंटेंट आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन साथ में दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन शेयर विद अस एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जितने भी आपके सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब में, सारे पीडीएफ्स आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इन सेशन से रिलेटेड तो वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन से। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं नेशनल करंट इवेंट्स के बारे में, और ये पहली न्यूज है जहां पर सेंसस के बारे में बोला गया है कि सेंसस जो है, अब कंटिन्यूसली आप जानते हैं सेंसस की जो एक्सरसाइज होनी थी, जनगणना होनी थी, उसको कंटिन्यूसली डिले किया जा रहा है। 2011 में लास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था और हर 10 साल के हिसाब से 2021 में ये सेंसस फिर से कंडक्ट की जानी थी, लेकिन उस टाइम पर कोविड आ गया है ना। कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और इसके बाद से ही कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्शंस होने के कारण ये एक्सरसाइज नहीं हो पाई है। तो अगर हम देखें अभी भी यहाँ पर क्या करना था इस न्यूज के अकॉर्डिंग, कि जो डेडलाइन थी जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फिक्स करना होता है कि अब इसके बाद से वो फ्रीज कर दी जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज और काउंटिंग स्टार्ट होगी, पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक मतलब एरिया वाइज की जाती है, जैसे टाउन्स अब इतने ही हैं, तहसील्स हैं कोई तो यहाँ पर इतनी ही है, उसकी बाउंड्रीज लिमिट करनी होती है। टाउन्स है, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई, वो इतनी है, तो इतने में ही अब हमें पॉपुलेशन काउंट करनी है, सेंसस की एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है। लेकिन इसके लिए जो डेडलाइन तय की गई थी वो फिर से उस डेडलाइन में काम नहीं हुआ है और यहाँ पर बताया भी नहीं गया है कि अब नई डेट कब है इसको डेडलाइन को फ्रीज कर, मतलब जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करने की जो नई डेट है वो नहीं बताई है। और आप जानते हैं कि कंटिन्यूसली 9 बार ये एक्सटेंड की जा चुकी है दिसंबर 2020 के बाद से। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया जाता है स्टेट्स को कि स्टेट को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज अब यहाँ पर रोकनी है या फिर फ्रीज करनी है डेसिनियल सेंसस के लिए, वो अब मान लीजिए कि अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि अगर जून तक था डेडलाइन कि जून तक करना है, बट अब इस डेट में तो हुआ नहीं जून 30 तक, तो अब इसको अक्टूबर ही मान के चलो नेक्स्ट डेट, क्योंकि 3 महीने का समय लगभग लग जाता है स्टेट्स को प्रिपेयर होने में, टास्क फोर्स लाने में, जो भी इन्यूमरेटर्स हैं जो काउंट करने वाले हैं उनको इकट्ठा करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, तो ये सारी चीजों में टाइम लगता है। अगर अब सेंसस नहीं हो पाता है तो दूसरी चीज और क्या रुक जाएगा, जो आपका विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया है, यानी कि आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम है ना, तो जिसको हम बोलते हैं विमेन रिजर्वेशन एक्ट, जो कि 2023 में आया। और यहाँ पर ये एक्ट कब लागू किया जाएगा, तो बोला गया था जब अगला सेंसस होगा, है ना, जब अगला सेंसस होगा, क्योंकि 18th लोकसभा जो इस बार की है उसमें तो ये नहीं लागू किया जाएगा। अगर हमें विमेन के एक्चुअल नंबर को पता लगाना है कि कितनी महिलाएं हैं अभी देश में, तो उसके हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सेंसस का एक डेटा हमारे पास आ जाए कि कितनी विमेन है, क्या स्टेटस है अभी इंडिया में, तो उसके हिसाब से ही ये चीज आ सकती है। और जब सेंसस होगा तो उसके बाद ही जो भी अगली लोकसभा इलेक्शंस आएंगे उसमें ही विमेन का रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। तो इसलिए इस चीज पर ही डिपेंडेंट है हर चीज। ठीक है, तो अगर हम पहले हम समझ लेते हैं सेंसस की कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसस वाला पार्ट आपके क्वेश्चंस बनाता है। तो वो डेटा हम नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसका क्या ज्यादा है, सेक्स रेशियो किसका ज्यादा है, या फिर कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन कम है, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ये डेटा आपको अलग से स्टैटिक में ही पढ़ना होता है। तो हम कुछ बेसिक फैक्ट्स रिवाइज करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आप देखेंगे सबसे पहले सेंसस के जो एविडेंसेस दिए हुए थे कि जनगणना के बारे में कहीं पर बताया गया है या किया गया है, तो जो आपका ऋग्वेद है उसमें बताया गया। ठीक है, जो अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा उसमें बताया गया। इसके बाद से जो एन ए अकबरी है ना, एन ए अकबरी के बारे में आप सुना होगा, तो ये इन सब चीजों में क्या बताया गया था कि सेंसस कभी ना कभी हुआ है, यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडिया का डेटा, तो इंडिया की जो फर्स्ट सेंसस है वो कब कंडक्ट की गई थी, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेंसस यहाँ पे कंडक्ट किया गया, कब किया गया, 1872 पे किया गया। और किसने किया था, तो लॉर्ड मेयो जो थे वो इंचार्ज थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम करेंगे कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब होता है, तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस आप याद रखेंगे
मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कहीं पर राइट डाउन कर सकते हैं इसको। 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस की बात कर रहे हैं हम, और इस टाइम पर जो लॉर्ड थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। इसके बाद अगर हम देखेंगे पहला सिंक्रोनाइज्ड सेंसस, सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन मतलब सेंसस मतलब समानांतर रूप से जब निश्चित रूप से ये डिसाइड कर लिया गया कि अब हर 10 साल में सेंसस होगा, तो जो 1881 वाला सेंसस था उसके तभी डिसाइड कर लिया गया था। और ये जिस लॉर्ड ने किया था उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लॉर्ड लॉर्ड नहीं थे ये, WC प्लाउडेन थे। इन्होंने डिसाइड किया कि अब सिंक्रोनाइज्ड सेंसस होगी, तो पहले सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 से शुरू कर दिया गया था। अब हर साल हर 10 सालों में ये चीज किया जाएगा रेगुलर बेसिस में, ठीक है। लेकिन तब किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, तो इनका नाम आप याद रखना कि पहला कंप्लीट सेंसस। फिर अगर हम आपसे बोल दें कि फादर ऑफ फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है, तो ये आपको भी याद होना चाहिए कि इनका नाम है हेनरी वॉल्टर। अब ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आप तो थे नहीं देखने के लिए कि किसने क्या कंडक्ट किया है, तो ये सारी चीजें। फिर अगर हम बोले 2011 में जो सेंसस हुआ था वो कौन से नंबर का सेंसस था क्रोनोलॉजी वाइज, तो 15th सेंसस था। और अगर हम सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात करें कि 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद से ये 7th नंबर का सेंसस था आपका 2011 वाला, ठीक है। 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये याद रखेंगे आप, ठीक। इसके बाद जो 2011 में सेंसस हुआ था उसका मोटो आपको पता होना चाहिए, तो आर सेंसस आर फ्यूचर, आर सेंसस आर फ्यूचर करके इसका एक मोटिव था, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ मोटो बोलेंगे तो मोटो इसका क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर था। अब देखिए पॉपुलेशन सेंसस करवाना आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी पॉपुलेशन सेंसस होती है, जनगणना की जाती है, तो वो किसके सब्जेक्ट में आता है। ऑब्वियसली सेंटर को भी इसमें डिसीजन लेना है, स्टेट्स को भी काम करना है, तो ये किस में आ जाएगा, यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन, क्योंकि सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज की करती हैं, तो यूनियन लिस्ट में आएगा यहाँ पर ये चीज। और ये चीज मेंशन की है आपकी आर्टिकल 246 में, इसके बारे में जो भी मेंशन है पॉपुलेशन सेंसस या फिर यूनियन सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल 246 में गिवन है। इसके बाद से सेंसस एक्ट है 1948 वाला, जो सेंसस को मैंडेट करता है, किसी एक्ट के अंदर इसको प्रोविजन मिलना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि जो आपके काम कौन करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा ये वर्क किया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन काम करेगा, तो जो डेसिनियल सेंसस होती है वो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करते हैं। और करेंटली जो आपके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है इंडिया में, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। तो आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे कि अभी करेंटली कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो कुछ फैक्ट्स हो गए। अगर हम बात कर लें 2021 में जो सेंसस है उसकी, तो आप क्रोनोलॉजी वाइज याद करेंगे ये कौन सा है, 16वें नंबर का सेंसस होने वाला है। ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा, ये भी बोला गया है, तो पहला डिजिटल सेंसस होगा जो मेनली डिजिटली कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद से एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो 2011 वाला सेंसस था ना, यहाँ पे पहली बार ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को इन्यूमरेट किया गया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है उसका इन्यूमरेशन किया जाता है, उसको इन्यूमरेट किया जाता है, काउंट किया जाता है। लेकिन अगर हम बोले 2021 का ऐसा पहला सेंसस होने वाला है जहां पर ऐसे हाउस होल्ड्स को इन्यूमरेट किया जाएगा जहां का हेड जो है वो कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जितने भी हेडेड हाउस होल्ड्स हैं उनको भी काउंट किया जाएगा 2021 के सेंसस में। तो पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को काउंट कहां पे किया, तो 2011 वाले सेंसस में। लेकिन पहली बार ऐसे घर जिसका हेड एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको काउंट किया जाएगा, उसको न्यूमरेट किया जाएगा। तो ये चीज है खास बात इसके 2021 के सेंसस में जो आपको याद रखनी है। हालांकि जब होगा तो नए नए फैक्ट सामने आएंगे, लेकिन अभी इतनी चीज आप याद रखें कि जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं यहाँ पर और जो फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक। इसके बाद से आ जाइए विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बोला गया है, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक। अगर आप देख लीजिए तो इस एक्ट के जरिए एक तो लोकसभा में विमेन का रिजर्वेशन देना है, दूसरा जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा है वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन देना है। तो इसके पहले रिजर्वेशन के क्या क्राइटेरिया है,
तो अगर आप देखेंगे कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया नया इस एक्ट के आने से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया ना, 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये वाला नंबर आप कि कौन से नंबर का बिल है। ठीक, इसके बाद आप ये याद रखेंगे कि लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आर्टिकल 330 ए है ना, इसमें क्या बात की जाती है 330 ए में कि एससी और एसटी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा, कहां पर, लोकसभा में। तो इसी सॉरी सिर्फ 330 है ये, और इसी के अंदर डाला गया 330 ए इंसर्ट किया गया है कि जो 1/3 सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होंगी, कहां पर, लोकसभा में। तो 330 था जिसमें एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, 330 ए इंसर्ट किया गया है इस अमेंडमेंट के आने के बाद कि 1/3 विमेन को रिजर्वेशन देना है। इसके बाद अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर आता है आर्टिकल 332 जिसमें एससी और एसटी को विधानसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसमें बोला गया कि 35 सीट्स आपकी एससी के लिए रिजर्व होंगी। हम एमपी की बात करें 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगी, एसटी के लिए रिजर्व होंगी। और इसी आर्टिकल के 332 ए में ये कर दिया गया है कि अब आप आर्टिकल्स याद रखेंगे, इसमें ये कर दिया गया है कि 1/3 विमेन, 1/3 जो सीट्स है विधानसभा में वो किसके लिए रिजर्व होंगी, विमेन के लिए रिजर्व होंगी। तो आप आर्टिकल्स याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 1/3 सीट्स है तो 543 का आप 1/3 निकाल लीजिए, तो उतनी सीट्स रिजर्व होंगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे 230 सीट्स हैं तो लगभग 1/3 इसकी किसके लिए रिजर्व होंगी, 77 लगभग आएगा। तो ये सीट्स किसके लिए रिजर्व है, विमेन के लिए रिजर्व है विधानसभा में, ये आर्टिकल मैंडेट करता है। इसमें वही चीज लिखी हुई है, तो आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं कि प्रोविजंस क्या है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको ऐसे समझा दिया कि क्या एक्चुअली में क्राइटेरिया है, ठीक है। सॉरी, इसके बाद है आपका ये चीज हिंदी में भी आपको चीज मिलेगी, बस समझाना था, मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद देखिए स्टेटरी बॉडी से नेक्स्ट न्यूज है। अब यहाँ पर जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हम हमेशा इसको पढ़ते हैं एमपी पॉलिटी में जाकर कि हमें कोई स्टेटरी बॉडीज पढ़नी है, वैधानिक निकाय पढ़ने हैं, या फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है। लेकिन एक्चुअली में जहां पर इनका यूज हो रहा है वो चीज भी तो हमें देखनी है। तो मैंने उसका एक बस एग्जाम्पल लिया है कि हाँ ऐसी चीज है, एनएचआरसी काम कैसे करता है, कहाँ पे काम करता है, वो चीज आपको प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, यानी कि आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया है कि जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके सेक्रेटरी को एक नोटिस इशू किया है कि कहीं पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं। और कहां पर हो रहे हैं वायलेशन, तो जो फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन कंपनी है जो कि एप्पल डिवाइसेस की मेजर मैन्युफैक्चरर है। तो इस कंपनी के अंतर्गत जो है विमेन के साथ, महिलाओं के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो फॉक्सकॉन ये कहता है कि ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो इस कंपनी में काम नहीं करेंगे, असेंबली वगैरह का काम जो असेंबल किए जाते हैं डिवाइसेस, वो काम इसमें एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, विमेन जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको, ठीक है। अब अगर बोल रहा है कि मैरिड विमेन को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा यहाँ पर, तो उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों नहीं किया जाएगा भाई, मैरिड विमेन के पास भी तो उतने ही अधिकार है ना, आप उनके अधिकारों का हनन ऐसे नहीं कर सकते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अनमैरिड विमेन को क्यों रखना चाहते हैं, ये अनमैरिड को इसलिए रखना चाहते हैं ये लोग कि क्या बोला जाता है कि अगर अनमैरिड वेमेन है तो उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी सारी नहीं रहेगी, उसके ऊपर सर पर भार नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो अभी मदर है और ऐसे में वो ज्यादा फोकस्ड रहकर काम कर पाएगी, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैरिड वेमेन की, तो मैरिड वेमेन जो होती हैं उनके ऊपर क्यों नहीं रखा जाता, उनको काम पर ऐसे बहुत सारी जगह पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो मैरिड वेमेन होगी उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं तो वो एक ना एक दिन मदर बनेगी, और मदर बनने के बाद क्या होगा कि वो अपनी काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। तो ऐसा तो हम एक मैन के साथ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन मैन के साथ ये चीज नहीं की जाती, तो वुमेन के साथ ही ऐसी चीज क्यों की जा रही है, ठीक है। एक माँ बोल सकते हैं, एक वाइफ हो या फिर मदर हो, वो उस बनने के बाद है ना, वो बन गई है, दिस डजंट मीन्स कि उसकी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं एंड हो जाएंगी। उसने भी अपने जब वो यंग थी तो उसने उतनी मेहनत की है, उसने करियर फोकस्ड रहकर उसने एजुकेशन अटेन की है, ठीक है, उसने भी उतने एफर्ट्स लगाए हैं जितने एक मैन ने लगाए हुए होते हैं। तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करें एम्प्लॉयमेंट पे, और ये चीज गलत है। तो इसके खिलाफ ही बोला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सेक्रेटरी को ये चीज दी है कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए
हालांकि फॉक्सकॉन ने इन एलिगेशंस को झूठा ठहराया है कि हमारे यहाँ ऐसे चीजें नहीं हो रही है, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर पहले भी आप बात करें तो एक हस्बैंड और वाइफ सेम कंपनी पर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की जा रही तो ये चीज लीगल है। ठीक है, इट्स लीगल फॉर अ कंपनी टू हैव अ पॉलिसी दैट प्रिवेंट्स कपल्स फ्रॉम वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, कि वो लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। रीजन होता है कि प्रोफेशनल कोलैबोरेशन आपका अच्छा नहीं होगा, है ना। इसके बाद अगर एक कपल एक जगह पे काम कर रहे हैं तो बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा। ठीक, ड्रामा होगा, मतलब अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई लड़ाई होती है तो इसका इम्पैक्ट सारे मतलब बाकी के एम्प्लॉइज पर भी पड़ेगा। इंटरेक्शन अगर ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं तो काम पर ध्यान नहीं देंगे। तो इन सारी चीजों के चलते कंपनीज को परमिशन है, और बहुत सारी जगह पर ऑब्वियसली ये होता है कि, है ना, लीगल है कि कंपनीज ऐसा नहीं करने देती हैं। प्राइवेट में भी ऐसी चीजें होती हैं, सब जगह होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हमने देख लिया कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे काम करता है और कैसे इन्वेस्टिगेट करता है केसेस को। इसके अलावा आप देख लीजिए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके बारे में देखेंगे आप कि एक स्टेटरी बॉडी है, ये आप याद रखेंगे। 12 अक्टूबर 1993 को ये स्टैब्लिश हुई थी। कौन से एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, है ना, 1983 में आया है। थोड़ी सी हम चीजें हिंदी में भी देखेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दोनों लोगों के साथ जस्टिस हो। तो यहाँ पर हम थोड़ी चीजें हिंदी में भी देखते हैं कि इस आयोग में एक अध्यक्ष यानी कि एक चेयरपर्सन होते हैं। इसके बाद 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, मतलब फुल टाइम मेंबर्स होंगे 5, ये चीज आपको याद रखनी है। और 7 आपके कौन से होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो 7 क्या होते हैं आपके? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि 7 मानद सदस्य होते हैं। अब इनमें आपको पता है कि कौन कौन आ जाते हैं, जो हम हमेशा देखते हैं, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उनके आ जाएंगे। ठीक है, जो भी चेयरपर्सन है उस टाइम पे, जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो इनके जो भी चेयरमैन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाते हैं। और उसके बाद से प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है। तो 7 करके ऐसे ये लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसके बन जाते हैं, और 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन होंगे। तो करेंटली जो चेयरपर्सन है इसके वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। अब जस्टिस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है इसमें कि कोई भी अध्यक्ष वही इंसान बनेगा जो पूर्व में भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जज चुका है। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जज चुका हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका, वही उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका एक सिलेक्शन भी होता है। तो सिलेक्शन कमेटी के लिए 6 मेंबर कमेटी होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन रहते हैं। तो सबसे पहले पीएम रहेंगे, उसके बाद आपके होम मिनिस्टर रहते हैं, और उसके बाद रहते हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। इसके अलावा जो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आपको याद रखना है। और जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के वो रहते हैं, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये याद रखेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, है ना। कौन बच रहा है? विपक्ष के नेता भी ले लिए, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष रहते हैं ना। जो हमने लीडर ऑफ अपोजिशन रखा है दोनों को रखना है। राज्यसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लोकसभा में भी होता है, हमने ये चीज पढ़ी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस टाइम पर राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज में आ जाइए अब। तो यहाँ पर देखिए कि कोझिकोडे जो है केरला में है, और ये इसको एक नया टैग मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का। तो ये चीज पहले भी न्यूज में थी, लेकिन फाइनली इसने ऑफिशियली ये चीज रिसीव कर लिया है। ये दो टैग इसको दिया गया, वो किसके द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया? तो यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूसीसीएन, और ये रिकॉग्नाइज करता है कोझिकोडे को एज सिटी ऑफ लिटरेचर। तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी कौन सी सिटी को मिला हुआ है? तो दूसरी ग्वालियर, एमपी में ग्वालियर को मिला है, और उसे क्या मिला हुआ है? सिटी ऑफ म्यूजिक रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सिटी ऑफ म्यूजिक किसको रिकॉग्नाइज किया है? ग्वालियर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। सिटी ऑफ लिटरेचर एट द 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेटवर्क दैट बिगेन ऑन पोर्टुगल में ये शुरू हुई थी। हर साल ही होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जो हर साल कुछ ऐसी क्रिएटिव सिटीज को सिलेक्ट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, रिलेटेड टू कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हो। ठीक है, कोई डिजाइन में अच्छा काम किया है, फिल्म डायरेक्शन में अच्छा काम किया, लिटरेचर के लिए, म्यूजिक और कोई भी फोक आर्ट है जहां पर उन जगहों ने या उन सिटीज ने कोई अच्छा काम किया है, क्रिएटिव वर्क किया है, तो उनको ये रिकॉग्निशन दिया जाता है। ऑब्वियसली जब इन सिटीज को ये रिकॉग्निशन मिलेगा तो पूरे वर्ल्ड में अपने एरिया को रिप्रेजेंट करेंगी, और अपने एरिया में जो भी इनका स्पेसिफिक नॉलेज है उसको पूरे वर्ल्ड को सिखाएंगी कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या चीजें हैं। एक सिटी ऑफ लिटरेचर से पूरी दुनिया को क्या सीखना चाहिए।
तो ये सारी चीजें होती है। तो आप दो सिटीज याद रखेंगे, कोझिकोड फ्रॉम केरला एंड सेकेंड वन इज ग्वालियर का, ग्वालियर है फ्रॉम एमपी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और यहाँ पर ये क्या करता है कि वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ताकि एजुकेशन, आर्ट, साइंसेस और कल्चर से रिलेटेड जो भी काम है वर्ल्ड में, उसके साथ में कॉपरेशन या कोलैबोरेशन बना हुआ हो। ठीक, अब ये कब फाउंड किया गया था? तो 1945 ईयर बस याद रखेंगे, इतना काफी है आपके लिए। हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है, याद रखना है। और करेंटली इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑड्रे ऑजलो है, काफी यंग से दिखती हैं। तो ये ऑड्रो ऑजले जो है वो उसकी करेंटली क्या है? डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आ जाते हैं। तो हमने कल अपॉइंटमेंट्स पढ़े थे, नए अपॉइंटमेंट्स, और यहाँ पर आर्मी चीफ जो है, नए आर्मी चीफ कौन है आपके? उपेंद्र द्विवेदी। तो इनका नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, उपेंद्र द्विवेदी को देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अब नए आर्मी चीफ बन चुके हैं। और मैंने ये बताया था आपको कि जब, क्योंकि ये वाइस चीफ थे, अब इन्होंने मनोज पांडे को रिप्लेस किया है, क्योंकि मनोज पांडे जो कि आर्मी के चीफ थे करेंटली, मतलब 30 जून तक हम बोलेंगे, तो तब तक वो थे। और उनकी जगह पे अब कौन आ चुके हैं? उपेंद्र द्विवेदी आ चुके हैं। तो अगर ये अपनी वाइस चीफ की पोजीशन को छोड़कर रहे हैं, तो अब जो वाइस चीफ है इंडियन आर्मी का वो कौन बन चुका है? तो इनका नाम याद रखेंगे, एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, एनएस राजा सुब्रमणी जो है वो अब करेंटली वाइस चीफ है इंडियन आर्मी के, क्योंकि ये पोजीशन खाली हो गया था, तो नए इंसान को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नए वाइस चीफ को अपॉइंट किया। तो ये याद रखना है, बाकी वही सारी चीजें दी हुई हैं जो कल हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद से हमने कल प्रोजेक्ट 75I के बारे में पढ़ा था। तो प्रोजेक्ट 75I क्या है? बेसिकली इंडिजिनियसली सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करना है। लेकिन 75I के अंदर हमने पढ़ा था कि 6 आपकी जो सबमरीन्स है वो बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें हमने 3K और 3B के बारे में भी पढ़ा था। तो 3K से आपको तीनों नाम याद आने चाहिए, और 3B से आपको तीनों नाम याद आने चाहिए कि कौन कौन सी जो यहाँ पर सबमरीन्स है वो बनाई जा रही है इसमें। और ये मैंने बताया था कि किसके एग्जिस्टेंस से बनाई जा रही है? तो फ्रांस के एग्जिस्टेंस से बनाई जा रही है। मतलब दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है, इंडिया और फ्रांस का, प्रोजेक्ट 75I में। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I में ही फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स के बिड्स है ना, फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स में जो बिड्स हुए हैं कि बाकी कंट्रीज की कंपनीज भी इसमें बिड्स ले सकती हैं, तो उसमें स्पेन की कंपनी है ना, स्पेन की कंपनी ने बिड लिया है, और दूसरी एक और कंपनी है जर्मनी की कंपनी। तो सिर्फ इन्होंने ही अपने बिड सबमिट किए कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, और अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट है ना, ये अगर देश आएंगे तो कुछ टेक्नोलॉजी में टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे लेनी है। तो बस इन दोनों कंट्रीज ने इंटरेस्ट जताया है। बाकी मैंने आपको कल 76I के बारे में बताया गया था कि इसके बाद इस पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें इंडिजिनसली जो कन्वेंशनल सबमरीन्स है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो ये चीज बोली गई है, स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा इसको। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट न्यूज में आ जाए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चीज समझने की जरूरत है, तो हम इस न्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बोली गई। तो बेसिकली किस कम्युनिटी के बारे में? एक तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, मानव अधिकार की बात कर रहे हैं कि सबके पास मानव अधिकार है, किसी का भी हनन नहीं होना चाहिए। जैसा अभी हमने विमेन राइट्स की बात की, वैसे हम किसकी बात कर रहे हैं कि LGBTQIA+ कम्युनिटीज के राइट्स की भी बात कर रहे हैं। अब जो जून का मंथ है जो बीत चुका है, वो क्या था? वो प्राइड मंथ था, है ना, प्राइड मंथ था। यानी कि यहाँ पे जो LGBT कम्युनिटीज हैं उनके होने के, उनके अस्तित्व को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उनका कॉमेमोरेशन किया जाता है, उनके लव, उनकी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्सेप्टेंस को वो दिया जाता है कि अगर ये कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है नेचुरली हमारे देश में, दुनिया में, तो इनको भी प्रॉपर रिकॉग्निशन या उनके राइट्स को समझा जाए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि प्राइड मार्चेस सिर्फ पहले कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होती थी इंडिया में, क्योंकि सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन इस बार ये देखा गया कि जो आपकी प्राइड मार्चेस हैं वो इंडिया के स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे कस्बों में भी देखी गई है। बहुत सारी जगह में जो छोटे छोटे टाउन्स है वहां पर भी देखी गई। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो पहले से अब आ रहे हैं, तो ये चीज है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राइड मार्च है मेट्रोपॉलिटन प्लस स्मॉल टाउन्स में भी हो रहा है। और अगर आप देखेंगे स्मॉल टाउन्स में, तो हमारे एमपी में एक न्यूज था अभी कुछ दिन पहले कि फर्स्टली छिंदवाड़ा में एक सेम सेक्स मैरिज देखी गई है।
ठीक है, एमपी का फर्स्ट था वो। अब ऐसा नहीं है, मुझे लगता कि एमपी में पहला वो छिंदवाड़ा में ही होगा, क्योंकि और भी चीजें हो चुकी होंगी, ऐसा नहीं कि पहले सेम सेक्स में शादियां नहीं हुई हैं। तो बट इस न्यूज में ये था कि छिंदवाड़ा का ऐसा काउंट किया जा रहा था, फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने रिसेंटली कहां पर पढ़ा था, ऐसी कौन सी कंट्री थी रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था जिसने सेम सेक्स को रिसेंटली अभी रिकॉग्नाइज किया है, तो थाईलैंड के बारे में पढ़ा था कि थाईलैंड थाईलैंड शायद से फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, हाँ, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनी है जिसने जिसने क्या रिकॉग्नाइज किया है, सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है। तो मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि इनको राइट्स डिनाई करना चाहिए, क्योंकि इनके राइट्स भी उतने ही हैं, इनकी कोई गलती तो नहीं है, नेचुरली दे आर एग्जिस्टिंग इन द नेचर। तो अगर वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं थर्ड जेंडर्स, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनको राइट्स डिनाई करना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं कि सोसाइटी में इनको एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोसाइटी किस तरीके से इनको ट्रीट कर रही है, क्योंकि सोसाइटी की एक नजरिया है कि यहाँ पर जब मेल और फीमेल के बीच में शादी होगी तभी उसको सही ट्रीट किया जाएगा, बाकी अगर सेम सेक्स में शादियां होती है तो उसको गलत ट्रीट किया जाएगा, उनके बच्चे लीगल नहीं है, ऐसा सब है ना सोसाइटी में। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इनको राइट्स दिए जाने चाहिए ऐसे, ठीक है, एक सोसाइटी का बैलेंस बनाना चाहिए, धीरे धीरे लोगों में एक्सेप्टेंस आएगा। आप अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कि आपके क्या ओपिनियन है। जैसे अभी हम कुछ पहले हम चीजों को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या ओपिनियन देना है मुझे। तो देखिए, पहला मैप आप देखिए, इसमें क्या बताया गया कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं सेम सेक्स कम्युनिटीज को, लीगल है वहां पे इनका एग्जिस्टेंस, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इनको रिकॉग्निशन नहीं देती है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो ब्लू कलर में लीगल है, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि सेम सेक्स एक्ट होते हैं तो वो लीगल माने जाएंगे। ठीक है, सेम सेक्स एक्ट होते हैं तो वो लीगल माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे लीगल? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 377 के बारे में। अब आर्टिकल 377 की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है आर्टिकल 377? तो यहाँ पे जब आप सॉरी सेक्शन 377 है ना, सेक्शन 377 एक्चुअली में ये, तो ये कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर जैसे मैन और विमेन है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हैं तो सही है, ठीक है, एक मैन और एक विमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हैं तो सही है, एक विमेन और एक मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हैं तो ये भी सही है। लेकिन अगर एक मैन और मेन सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ जाते हैं तो ये चीज गलत है और ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। पहले इंडिया में ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। और अगर विमेन और विमेन आपस में क्या हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रही है, तो ये चीज भी गलत है ना, क्रिमिनल ऑफेंस है। एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आ रही, दैट इज रॉन्ग, तो ये क्रिमिनलाइज थी। लेकिन इस चीज को रिमूव किया गया 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि इसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, मतलब अगर मैन और मैन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं दैट इज ओके। शादियों को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया कि 2023 में यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं कि हम डिसीजन ले सके, और ये चीज किस पर छोड़ दी गई थी, पार्लियामेंट पे, कि इंडिया में संसद इस पे कानून बनाएगा मैरिजेस को क्या रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, नहीं रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट का काम है। तो ये बोलकर छोड़ दिया गया था। इसलिए relationships are recognized in India, they can have sexual contacts but they cannot marry, they can marry, है ना, वो ऐसा नहीं कि शादी नहीं कर सकते बट लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मतलब उनके बच्चों को या फिर आने वाले प्रॉपर्टी में उनके क्या राइट्स होंगे हस्बैंड एंड वाइफ को, इसको नहीं ये चीज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में अगर केसेस आएंगे तो फिर इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीज है, बाकी शादी कर सकते हैं। फिर अगर हम मैप 2 पे आ जाइए, मैप नंबर 2 है, इसमें क्या बोला है कि सेम सेक्स मैरिजेस का अलग अलग कंट्रीज में क्या स्टेटस है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फॉरेन सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया कि अगर फॉरेन सेम सेक्स मैरिजेस हैं तो वो रिकॉग्नाइज है, लेकिन इंडिया में ऐसे कोई सेम सेक्स मैरिजेस नहीं होंगी। ठीक है, बाकी ये जो चीज है मैंने आपको बता दी है कि सेम सेक्स यूनियंस को इंडिया में अभी ऐसे सिविल यूनियंस के फॉर्म पर नहीं रिकॉग्नाइज की जा रहा है, मतलब शादी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो यही चीज है। बाकी अगर आप देखेंगे एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के बारे में, तो इसका टर्म्स मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है एल। अगर एक विमेन और विमेन ही आपस में अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो क्या इनको क्या कहा जाता है, लेस्बियंस कहा जाता है। अगर जनरली एक मैन मैन से अट्रैक्टेड है तो उसको क्या कहा जाएगा, गे कहा जाएगा। बायसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो एक जेंडर है जो मल्टीपल जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब वो विमेन की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकता है, मैन की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकता है, या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या जो भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सब की तरफ अट्रैक्टेड है, तो मे एक्सपीरियंस अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ मल्टीपल जेंडर्स, तो उसे क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं। ठीक, इसके बाद से आ जाइए ट्रांसजेंडर की बात करें तो, है ना, अब इनका जो भी मतलब होगा, मान लीजिए विमेन है तो उनको लगेगा मैन में विमेन जब होते हैं कुछ कैरेक्टर्स तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स दिखने
लगे आपको खुद ही नोटिस करने लगे कि एक विमेन में मैन के कैरेक्टर दिख रहे हैं, मैन में थोड़े विमेन वाले कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोला जाता है। जो क्वेयर होते हैं उनमें क्या होता है, हेट्रोनॉर्मेटिव होते हैं, तो हेट्रोनॉर्मेटिव बिहेवियर के बाहर जब ये करते हैं बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उन्हें क्वेयर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरसेक्स की, तो इंटरसेक्स में क्या हो जाते हैं कि दे आर द पीपल हु आर बोर्न विद जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ बोथ सेक्सेस। अगर मैन प्लस विमेन दोनों के जेनिटल ऑर्गन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं। अगर हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल, तो ऐसे मैन होंगे जिनको कोई भी अट्रैक्शन नहीं आ रहा है किसी की तरफ भी, है ना, कोई भी किसी के, यूजुअली नेचुरली क्या होता है, मैन को विमेन से अट्रैक्शन होगा, मैन विमेन को मैन से होगा, या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज में ये सारे पढ़े हमने किस तरीके से इनके अट्रैक्शन होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में एक ऐसा मैन विमेन या फिर एक ऐसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो सकती है जिनको किसी की तरफ भी कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है। और प्लस का साइन इसलिए लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक अम्ब्रेला टर्म है जो बाकी आइडेंटिटीज को भी दिखा रहा है कि अगर इसी में अगर इसका एक्सपेंशन करना है, बाकी आइडेंटिटीज भी इसमें आइडेंटिफाई, बाकी जो भी जेंडर है वो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं या सेक्सुअल आइडेंटिटीज इसमें निकाली जाती हैं, तो उसके लिए प्लस ऐड किया गया है कि इसमें और ज्यादा लोग ऐड कर दिए जाए। ठीक है, इसके बाद से आप इंडिया में राइट्स देख सकते हैं कि 94 में उनको लीगली वोटिंग राइट्स दिए गए थे एज अ थर्ड सेक्स। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर ट्रीट किया जाएगा, तो फॉर्म्स वगैरह में ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2017 में यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी को ये दिया गया कि सेफली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, कि वो किस तरीके से सेक्सुअली ओरिएंटेड हैं। एंड इंडिविजुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाज प्रोटेक्टेड बाय राइट टू प्राइवेसी से प्रोटेक्टेड होगा। 2018 में मैंने बताया कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, सेक्शन 377 विच क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज, उसको स्ट्रक डाउन करके डिक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, 2019 में पार्लियामेंट ने डिसीजन दिया था कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आएगा, जहां पर कहीं पर भी वर्क प्लेस या इन सब जगह में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं तो इसको इसकी तरह एड्रेस किया जाएगा। और 2023 वाला मैरिजेस वाला मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद से आ जाइए एमपी की न्यूज में, तो एमपी की न्यूज में आप देख लीजिए कि एमपी ने यहाँ पे कुछ बिल्स को, क्योंकि हम जानते हैं मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सा सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, तो ये चीज शुरू है। अब इसमें कुछ बिल्स पास किए गए हैं। तो पहली चीज ये पास की गई, कैबिनेट मंजूरी दी है कि अगर ऐसे कोई भी व्हीकल्स जा रहे हैं जिनमें जो गाय वगैरह उनको स्लॉटर हाउसेस में ले जाया जा रहा है, इलीगली इनका ट्रेड किया जा रहा है, तो ऐसे व्हीकल्स को कलेक्टर के द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट 2004 को अमेंड किया गया है इसमें, और इस अमेंडमेंट के जरिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास राइट है कि वो ऐसे व्हीकल्स को जब्त कर सकते हैं जहां पर काउज वगैरह को स्लॉटर हाउसेस में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसी एक्ट के अंतर्गत क्या होगा कि अगर बीफ और काउस का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो वो मध्य प्रदेश में बैन कहलाया जाएगा इस बिल के अमेंडमेंट होने के बाद, है ना, ये चीज कही गई है और अमेंड किया गया है। दूसरी चीज ये कही गई है कि जितने भी बोरवेल्स वगैरह होते थे, तो जो बोरवेल्स के ओनर्स होते थे, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि बच्चे गिर कैसे जाते हैं उतनी पतली बोरवेल में, लेकिन ये लोग इसको खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ओनर्स क्या करते हैं, बोरवेल्स को खुला छोड़ देते हैं। आप देखेंगे आए दिन कितने केसेस आते रहते हैं, बच्चा गिर गया, वहां बच्चा गिर गया। तो ऐसे केसेस जो हैं, अब अगर ओनर्स बोरवेल को बंद नहीं करते हैं तो उन पर भी स्टेप लिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए भी पेनाल्टी इंपोज की जाएगी, ये किया गया है। उसके बाद से डिसाइड किया कि वल्लभ भवन का रेनोवेशन किया जाएगा, 107 करोड़ रुपए उसकी मरम्मत में इन्वेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पिछले टाइम में आग वगैरह भी लग गई थी, पुरानी काफी बिल्डिंग्स हैं, तो ये चीज की गई है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक जो 2024 आया, उसके हिसाब से अब जो पहले सिर्फ यहाँ पे कैबिनेट वाले लोग ही अपना इनकम टैक्स खुद चुकाएंगे, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि जो ऑपोजिशन में है वो भी अपना इनकम टैक्स खुद से ही चुकाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें चेंज की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया गया। इसके बाद आप देखेंगे वल्लभ भवन का निर्माण, मैंने आपको बता दिया कि इसमें सर्किट इंटरसेप्टर्स लगाएंगे, सर्किट ब्रेकर भी बढ़ाने हैं, क्योंकि ये जो है लास्ट वाला 1962 में सीपीए ने किया था इसका निर्माण, जो वल्लभ भवन है। और इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो भवन के भीतर पुराने तरीकों से ही बिजली का काम हुआ था, तो अब उसको नए चीजों में चेंज करना है इतने टाइम बाद, 1962 से अब आप काउंट कर सकते हैं कितने साल हो चुके हैं, तो उसके बाद ये चीज आई है। फिर ये बोला गया कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसके स्लीपर बर्थ जो है वो पीथमपुर में मैन्युफैक्चर होंगे, ये चीज है। तो आप जानते हैं पीथमपुर जो धार में है वो एक हम बोल सकते हैं एसईजेड एरिया है, ऑब्वियसली काफी इंडस्ट्रियल एरिया। और अब ये डिसाइड किया गया है कि पीथमपुर में जो प्लांट लगाया जा रहा है वहां प्लांट मार्च 2025 में काम शुरू कर देना है। और पीथमपुर में अब ये मीटिंग मतलब यहाँ पे जो स्लीपर बर्थ हैं वंदे भारत ट्रेन की वो मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि महिलाओं को भी रोजगार मिलने लगेगा।
है ना, क्योंकि यहाँ पे निवेश बढ़ रहा है। ऑब्वियसली कहीं पर भी ऐसे एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता ही है। तो ये सारी चीजें हैं आज की न्यूज में हमने डिस्कस कर लिए आज की न्यूज। इफ आपको न्यूज के रिलेटेड कोई डाउट्स है, आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आता है, और हाँ एक चीज है कि आपको यहाँ जो मैंने एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बताने की सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आपका क्या ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताया। अगर आप में से मान लीजिए कि 4-5 लोग भी शेयर करते हैं तो मुझे 4-5 अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे और आपको भी 4-5 अलग अलग ओपिनियन जाने मिलेंगे यहाँ पर। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो डाइवर्स होगा, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना थ्रू योर लेंस वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने में आपको हेल्प मिलती है कि अलग अलग लोग क्या सोचते हैं, और आपको नए जो एरियाज है आप उसको भी जान पाते हैं कि क्या एरियाज है जो आप नहीं देख पा रहे थे। तो यू आर मोस्ट वेलकम, इफ यू वांट टू शेयर यू आर डेफिनेटली यू कैन शेयर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिए, फिर हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे भी यहाँ पर। इसके बाद से देखिए आपके क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में से, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, ये पहली चीज आपको बताना है कि जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, आप खुद जानते हैं एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, भले ही हमने इसको यहाँ नहीं डिस्कस किया अभी रिसेंट में, लेकिन इसके बारे में बताना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसके बाद से आपको बताना है कि कॉटन क्रॉप जिसके बारे में हमने पढ़ा था उसमें कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। कल के क्वेश्चन हम एक बार नजर डालते हैं कि मैंने पूछा था यूनेस्को की ऐसी कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में जो फेमस है, और इंक्लूडिंग ये सबसे बड़ा हिंट था कि वन हॉर्न राइनोज कहां पर मिलते हैं, तो उसका आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि वन हॉर्न राइनो भी मिलते हैं, यूनेस्को का स्टेटस भी है उसके पास, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा वेटेज है, और सबसे कम वेटेज अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को सबसे कम वेटेज है। तो ऊपर सबसे वाला और सबसे नीचे वाला आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं किसने सही आंसर्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति का आंसर है, सबसे पहले ने दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। इसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है, ये सही है। दूसरा अगर हम देखें, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बाई कैमरा लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्होंने आंसर दिया है सबसे पहले आप यूपी और बिहार एक ही जगह से याद रखेंगे। नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे याद रखिए कि ऊपर से यूपी एंड बिहार है, नीचे से आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। रघुवेंद्र के आंसर्स आए हैं क्या? हाँ आज आए हैं इनके आंसर्स, वेरी नाइस। मैंने आपको बोला था आंसर्स देने के लिए, आपने दिया है, हार्ट्स के साथ आंसर भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट का सी है काजीरंगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, फर्स्ट का सी है एंड सेकंड का डी होना चाहिए, वेरी नाइस। आपके आंसर्स भी सही हैं। इंट्रोवर्ट ने आंसर दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे स्वीटी ने भी आंसर दिया कि फर्स्ट का सी है काजीरंगा एंड सेकंड का डी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आज आंसर्स आए हैं, वेरी नाइस। और ट्राई करिए कि बाकी लोग जो आंसर्स नहीं कर रहे हैं वो भी ट्राई करें। हाँ और एक और चीज है, अगर किसी को लगता है कि उनको ऐसे कमेंट सेक्शन में मैं उनके नाम्स नहीं शो करूं, दे आर अनकंफर्टेबल विद दिस, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है मुझे, तो हम उनके नाम फिर नहीं शेयर करेंगे, उनके नाम हम जस्ट रीड कर देंगे, ठीक। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ कोर्सेज देख सकते हैं, सारे बैचेस अपडेट हो गए हैं, तो जल्दी मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे यूज करूंगी। बाकी प्रोग्राम्स ऑब्वियसली सेम है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कोर्सेज तो यूट्यूब में वीडियोस हैं, अभी न्यू जो बैचेस लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एंड इफ यू आर इन भोपाल तो आप भोपाल के ऑफलाइन सेंटर भी विजिट करके वहां से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।